नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से 10वीं का नन हिंदी का एग्ज़ाम देंगे, जिनका 8वीं का हिंदी फाइनल परीक्षा में पूछा जाता है, उन लोगों के लिए 100% एग्जाम में टकराने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। दोस्तों, मैं जितना बताऊँगा उतना कर लोगे ना तो पूरा 100% आप स्कोर करोगे नन हिंदी में। मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताऊँगा, साथ में इसका PDF भी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो पहले आपको ना आज हम इस वीडियो में 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट करवाने वाले हैं। 5 से 6 चैप्टर में लगभग 40 से 45 आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा और एकदम 100% टकराने की ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। तो पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, तू जिंदा है तो डैश डैश कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मुसीबत। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा। ऑप्शन इसमें नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है, मुसीबत डायरेक्ट याद रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, चमन का अर्थ है। तो दोस्तों, चमन का अर्थ होता है फुलवारी। क्या होता है दोस्तों? फुलवारी। आप सभी को याद रखना है, चमन का अर्थ होता है फुलवारी। दोस्तों, सुनने से देखने से बहुत क्वेश्चन याद होता है, इसलिए आप मिस मत करना वीडियो को। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो डैश डैश द्वारा रचित पाठ। तो शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है जो पाठ है ना, ये किसके द्वारा रचित है? तो शंकर शैलेंद्र के द्वारा। आंसर आपका मिल जाएगा। ओके। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं 4 नंबर की बात करूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। तो स्वर्ग को। कवि जो शैलेंद्र है ना, वो जमीन पर पूरे स्वर्ग को उतार लाने की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है। तो जमीन पर। कहाँ पर दोस्तों? तो जमीन पर। इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो तू जिंदा है तो ये हमारा कविता, ठीक है ना, ये हमारा कविता। तो इसको अच्छे से आप लोग को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। इसको अच्छे से देखना। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि हमारे करवा को किसका इंतजार है। मंजिलों को। आंसर क्या होगा? मंजिलों को। आंसर आप लोग को याद करना है, मंजिलों को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्ति किस कविता की है? तो तू जिंदा है तो इस कविता की ये पंक्ति है। बहुत ये जबरदस्त पंक्ति है कि गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्ति किस कविता की है? तो तू जिंदा है। अगला क्वेश्चन है, बुरी है आग पेट की बुरे है दिल दाग ये न दब सकेंगे। एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो शंकर शैलेंद्र जो है ना आपका कविता जो है आपका है तू जिंदा है, उस पाठ के लेखक शंकर शैलेंद्र, तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये पाठ की कविता की पंक्ति है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो जिंदगी की डैश डैश में यकीन कर। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर में जीत, यानी कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा है। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के डैश डैश ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये दाग। तो आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों दाग। इसे याद रखना, आंसर क्या मिल जाएगा दोस्तों? दाग मिल जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली डैश डैश अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार जमीन पर। क्या? तो उमर। आंसर आपका मिल जाएगा उमर। इसे याद रखना। क्या दोस्तों? उमर। आप लोग याद करना। जिसको भी इसका PDF लेना है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ अगला है आपका, तू जिंदा है तो डैश डैश कविता में कभी क्या गुजर जाने की बात करते हैं। तो कष्ट और जुल्म को गुजर जाने की बात करते हैं। और दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो डैश डैश कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आपको ले जाएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य प्राप्ति करनी चाहिए। ये सही बात है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा ये, कठिनाइयों
को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। अब दोस्तों ईदगाह पाठ का देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों। ईदगाह पाठ की मैं बात करूँ ना, ध्यान से आप लोग देखना, सब लोग अच्छे से देखना। अगर मैं ईदगाह पाठ की बात करूँ तो रमज़ान के कितने रोजे के बाद ईद आती है? तो 30। रमज़ान के दोस्तों 30 दिन के बाद ना क्या आती है? तो ईद आती है। अगला क्वेश्चन है, हमीद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा था अपनी दादी के लिए? तो 3 रुपया। 3 रुपया में, क रुपया में दोस्तों? 3 रुपया में। और अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों तीसरा नंबर कि महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 रुपया। क रुपया दोस्तों? 12 रुपया था। आंसर याद करना, 12 रुपया था। और अगला क्वेश्चन है, इमली के पास किन वृक्षों की छाया है? सॉरी, इमली नहीं बल्कि ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? तो इमली की छाया है। याद रखना, इमली की छाया है। अब दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो सिपाही। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो सिपाही खरीदता है। ठीक है ना, सिपाही खरीदता है। इसे आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था डैश 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 अमीना। क्या नाम था? अमीना नाम था। जो हामिद था ना वो अपने दादी, उसकी दादी का नाम था अमीना, और अपनी दादी के लिए ना 3 रुपये का वो क्या खरीदा था? तो चिमटा खरीदा था। किसके लिए? तो रोटी पकाने के लिए, क्योंकि जब उसकी दादी रोटी पकाती थी ना तो हाथ जलता था, इसलिए दोस्तों। अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कितना नंबर? 7 नंबर कि 7 नंबर, गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? 30 कोस दूर था। कितना कोस? 30 कोस दूर था। इसे याद रखना। 8 नंबर क्वेश्चन, हमीद के दोस्तों का क्या नाम था? सिपाही नूरे मोहसिन, ये सब नाम था। क्या नाम था? ये सब आपका नाम था। इसका आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेले में हामिद क्या खरीदता है? तो चिमटा खरीदता है। क रुपये का? तो 3 रुपये का। किसके लिए? तो दादी के लिए। क्यों? तो ये भी बता देना। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा था। खंजरी का मतलब होता है चाकू शायद। ठीक है ना, तो आपको लोगों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, मोहसिन मेले में से कौन सी मिठाई खरीदता है? तो रेवड़िया खरीदता है। रेवड़िया। ठीक है ना। अगला तो क्वेश्चन है कि मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 रुपया है। कितना रुपया है? 15 रुपया मोहसिन के पास। सबसे ज़्यादा लगता है कि इसी के पास है। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? प्रेमचंद। आप लोग का आंसर मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 14 नंबर कि कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से क्या करती है? मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। तो ईदगाह, वो आपका चैप्टर है ईदगाह। आंसर याद रखना, ईदगाह। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन। 1 मिनट जी, ये कौन लड़का फ़ोन कर रहा है? चलिए ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन याद रखिए, प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? तो ईदगाह पाठ हो जाएगा। ओके। और अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, हामिद की दादी का नाम अमीना था। यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। यानी कि उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया? ईदगाह पाठ से लिया गया। मतलब कि हामिद देखा कि मेरी दादी रोटियां पका रही है तो उनकी हाथें जल जाती है, तो इसलिए सबने मिठाई खरीदा, किसी ने कुछ भी खरीदा मेले में से। लेकिन जो हामिद था ना वो अपनी दादी को देखते हुए अपनी दादी के लिए रोटी पकाने वाला एक चिमटा खरीदा। मतलब कि रोटी को उलट पुलट करने के लिए चिमटा खरीदा था। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो ईदगाह का। अगला है 19 नंबर, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यह पंक्ति कहाँ, यह किसने कहा? तो हामिद ने कहा था। यह किस व्यक्ति ने कहा था? हामिद ने कहा था कि तुम डरना नहीं अम्मी, यानी कि अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यह कहा तो हामिद ने। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, गाँव पहुँचकर बच्चों ने क्या किया? अपने अपने खिलौने से खेला। लेकिन हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था।
पता है ना। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? हैज के कारण होता है, हैजा के कारण हुआ था, हैजा के कारण हुआ था, इसे याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? वकील, ठीक है ना, वकील, आंसर आपका मिल जाएगा वकील। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन 22 नंबर, नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? ये तो बता दिया। 23 नंबर क्वेश्चन, हामिद के पास कितने पैसे थे? तो 3 ही रुपया था ना हामिद के पास, और वो अपने दादी के लिए चिमटा खरीद लिया था। और अगला क्वेश्चन, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? तो इसने अतिरिक से मन गदगदा हो गया, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा ये, ठीक है ना, इसे याद रखना। अब दोस्तों मैं करमवीर पाठ को कर देता हूँ ख़त्म, करमवीर पाठ का, ठीक है ना दोस्तों। इसका सब्जेक्टिव बताऊँगा, अगर आप लोग ना इस वीडियो में ज़्यादा प्यार देते हो ना, जैसे कमेंट, लाइक वगैरह, सब्सक्राइब सब करते हो ना, तो मैं आपको सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, आप लोग चिंता मत करना दोस्तों। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन बनता है करमवीर पाठ का कि चिमचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, किस कविता की पंक्ति है? तो करमवीर कथा, करमवीर की, ठीक है ना, करमवीर। अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, करमवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? तो सड़क बना देते हैं दोस्तों। अगला आपका, सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? तो करमवीर मिलते हैं, आंसर आपका मिलेगा करमवीर, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, करमवीर चिमचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो चांदनी बना देते हैं दोस्तों, चांदनी बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति डैश डैश निर्धारित करती है सफलता। तो इसका आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? सफलता मिलेगा। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति को सफलता निर्धारित करती है, खाली स्थान पर भरेंगे। अगला आपका वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? तो चंचलता नहीं दिखाते हैं, चंचलता यानी कि जो चंचलता उनकी है ना, वो नहीं दिखाते हैं भीड़ में। अगला आपका है 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, करमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? तो रतन, आंसर आपका मिल जाएगा रतन, इसे याद रखना दोस्तों। मैं अब अगला क्वेश्चन की बात करूं, हीरा किससे बनता है? तो कार्बन से बनता है। हीरा किससे बनता है? कार्बन से बनता है। किससे बनता है? कार्बन, मतलब समझते हो ना। अगला दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, कभी सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है? तो नदी को, आंसर मिलेगा दोस्तों आपका नदी मिल जाएगा, इसे याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जंगलों में महाजंगल रचा देने का काम कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, करमवीर करते हैं। कौन करते हैं? करमवीर करते हैं, आंसर याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, देखकर बाधा विविध बहु विज्ञान घबराते नहीं, यह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। प्रस्तुत गद्यांश किस कविता से ली गई है दोस्तों? करमवीर कथा से ली गई है, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कविता बाधाओं को जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है? तो करमवीर कथा हो जाएगा दोस्तों, करमवीर आपका पाठ हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा करमवीर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेरा, कवि हरिओद द्वारा पाठ्य पुस्तक रचित कविता है? तो करमवीर कविता। अगला क्वेश्चन, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो डस का भी सामना, तो वो है आपका शेर। वो कौन है दोस्तों? बहादुर, यानी कि शेर बहादुर है, ठीक है ना, तो इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं, वे सड़कों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं, उपयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है? हरिओंद है, हरिओंद। ऑप्शन नंबर आपका ये मिल जाएगा, हरिओंद। ओके, ऑप्शन नंबर नहीं बल्कि आंसर मिल जाएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अगला आपका क्वेश्चन है, करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? तो करमवीर आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, किस कविता की पंक्ति है? तो करमवीर कविता की। ओके, अगला क्वेश्चन है, काम को आरंभ करके या नहीं जो छोड़ते हैं, किस कविता की पंक्ति है? तो करमवीर पाठ की ही है, ठीक है ना। अब देखो, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो करमवीर पाठ की, ठीक है ना, आंसर याद रखना, करमवीर आपका आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला पार्ट कभी करा देते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि लगभग आपको ना 5 पार्ट को ख़त्म कर दे, 5 पार्ट का, और मैं आपको 100% गारंटी दूंगा कि इससे बाहर नहीं पूछेगा।
सब्जेक्टिव भी आपको कराऊंगा, सब्जेक्टिव का भी वीडियो दूंगा। अब इसके बाद ना इस पांचों का सब्जेक्टिव करा देंगे VBI, इसे आप लोग कर लेना। तो चलिए बाल गोविंद भगत जी वाला पाठ हम लोग पढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, कबीर को साहब बनने वाला पात्र है तो बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत आंसर मिल जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती है तो फागुन महीने तक। फागुन मतलब कि होली। अब देखो अगला क्वेश्चन है, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया निहुक उठे न गाते थे, ये बाल गोविंद जी गाते थे, भोजपुरी भी गाना गाते थे क्या। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या गाने लगे थे। यानी कि दोस्तों बाल गोविंद भगत के जो बेटे की मृत्यु हुआ था ना, उसके मृत्यु के बाद वो गाने लगे थे। आपको याद है ना, ये बुक्स में मैंने आपको बताया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं। एक ही बेटा था, वो मरा था, तो उसके मरने के दिन वो गाना गा रहे थे। बाल गोविंद भगत का बेटा का क्या नाम था, सुस्त। बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त था, वो सुस्त, बहुत ही सुस्त था, नाम नहीं अभी बताएंगे नाम, ठीक है ना, सुस्त था वो, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया बेटे की मृत्यु के दिन। यानी कि दोस्तों जिस दिन बेटे का मृत्यु हुआ था उस दिन बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया था, यानी कि उन्होंने गाना गा रहे थे। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की पुतोही थी, सुशील थी, बहुत ही सुशील थी। अगला आपका क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे तो गंगा स्नान करने वो जाते थे हर साल। अब अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, कितना, 60 से ऊपर, मतलब कि 60 वर्ष से ऊपर, 60 से ऊपर थी। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत क्या थे, गृहस्थ थे ना, गृहस्थ थे, ठीक है ना। गृहस्थ का मतलब समझते हो, मतलब गांव देहात में रहने वाले, गृहस्थ, घर के जीवन को संभालने वाले व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किन के गीतों को गाते थे, कबीर अर्थात साहब के गीतों को गाते थे, इसके आंसर याद रखना। अगला आपका है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई तो पतोहों से आग दिलाई थी। यानी कि जब दोस्तों बाल गोविंद जी के बेटे के मृत्यु हुआ था ना, तो आग किससे दिलवाई थी तो अपने पतोहों से, यानी कि उनकी जो पतोही थी ना उनसे। अगला आपका क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की विद्या की रचना है तो रेखा चित्र। यानी कि बाल गोविंद जो आपका ये पाठ है ना, ये कहानी, निबंध, कविता नहीं बल्कि रेखा चित्र है, इसे याद रखना। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन बनता है 15 नंबर। ये क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब से शुरू होती थी तो कार्तिक माह से शुरू होती थी, कार्तिक माह से, इसे याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शाम को भी डैश डैश कर देती है तो शीतल कर देती है मेरे दोस्तों, शीतल कर देती है। तो सब लोग वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए जल्दी से, जो लोग लाइक नहीं किए दोस्तों। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ 17 नंबर। ये क्वेश्चन है, जो कुछ खेत में पैदा होता है सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे तो साहब के दरबार में, साहब के दरबार में ले जाते थे। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन, राम वृक्ष बेनीपुरी। यानी कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है दोस्तों तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे तो काली, इसका आंसर मिलेगा काली। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं, गाने को, क्योंकि खुद वो गाने गाते थे। यानी कि बाल गोविंद भगत जी का कहना था, यानी कि बाल गोविंद जी भगत जो थे ना, वो अपने बेटे की मृत्यु में गाने गा रहे थे, अपने साथ साथ अपने पतोहू को भी बोल रहे थे कि आप भी गाना गाइए, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया था तो भाई के साथ भेज दिया, तो अपने भाई के साथ। अगला क्वेश्चन, बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोह को कहाँ भेज दिए, मायके यहाँ, वो अपने घर भेज दिए, मायके यहाँ। अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे तो कबीर पंथिया की सी कनफटी टोपी। यानी कि कबीर जी की मतलब समझ
समझ लिए कबीर की टोपियाँ पहनते थे, कबीर जी की मतलब कबीर जी की बनाई हुई जो टोपियाँ थी ना वो पहनते थे। अब देखो अगला क्वेश्चन है हुंडरू का जल प्रताप। ये दोस्तों आपका 5वां चैप्टर है और 5 चैप्टर आज मैं आपको खत्म कर दिया और 100% आपको यही याद रखना है, इसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद से 5 चैप्टर का सब्जेक्टिव करा दूंगा अगला वीडियो में आपको, ठीक है ना। तो अगला वीडियो आपको मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके ज़रूर रखना दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन है इसका हुंडरू का जल प्रताप। किमदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रताप देखा? तो 7 मील दूर। कितना मील दूर दोस्तों? 7 मील दूर, इसे याद रखना, 7 मील दूर। ओके, अगला क्वेश्चन है रांची से पुरुलियावली, गजब का नाम है, रांची से पुरुलियावली सड़क पर कितने मील जाने के बाद ना हुंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? तो 14 मील जाने के बाद दोस्तों, 14 मील जाने के बाद। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला हमारा क्वेश्चन स्वर्ग का एक टुकड़ा है तो छोटा नागपुर एक स्वर्ग का टुकड़ा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? तो 13 मील दूर है। कितना दोस्तों? 13 मील दूर है। ये सब याद रखना, कोई भी 1 मील पूछ देगा, कहाँ से पूछेगा ये गारंटी नहीं है, तो अच्छे से याद रखना, बट इसी में से पूछेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। हुंडरू का पानी डैश डैश की तरह चक्कर काटता है सांप, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा सांप। अगला क्वेश्चन रांची से हुंडरू की दूरी कितनी मील दूर है? तो 27 मील दूर है दोस्तों, इसे याद रखना, 27 मील दूर है। अगला दोस्तों मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला हमारा क्वेश्चन है स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंडरू का झरना है? तो 50 मील दोस्तों, 50 मील। और अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि हुंडरू का झरना की ऊंचाई कितनी है? तो 243 फीट। ये क्वेश्चन आएगा 100%, इसको याद रखना, 243 फीट। अगला क्वेश्चन है हुंडरू का जल प्रताप डैश डैश सांस्कृतिक विविधता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है? तो आदिवासी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे दोस्तों? आदिवासी हो जाएंगे। हुंडरू का जल प्रताप पाठ में जल प्रताप के साथ किसकी सुंदरता का वर्णन है? तो पहाड़ नदी जंगल, इसे आप लोग को याद रखना है दोस्तों, पहाड़ नदी और जंगल दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिरती है, याद रखना, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है लेखक को हुंडरू जल प्रताप के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है मानो हम डैश डैश समीप पहुंच गए, यानी कि मानो कि हम देवलोक के एकदम समीप पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कामता प्रसाद सिंह का यात्रा वृत्तांत है? तो हुंडरू का जल प्रताप दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधना भी महान है। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। किनकी युक्ति है? तो महात्मा गांधी जी की दोस्तों युक्ति है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अबरक और कोयला। अबरक हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, अबरक को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया? तो हुंडरू का जल प्रताप में ही किया गया, क्योंकि यहाँ रांची से यानी कि झारखंड से संबंधित है इसलिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिरती है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर से न जाने कितनी पानी यह पहाड़ दान युग कर चुका है, पर इसका कोई अभिमान नहीं। किस पाठ से संबंधित है? तो ये आपका हुंडरू का जल प्रताप। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है कि कोई दानी अगर दान करता है ना तो अपने ऊपर बहुत गुमान करता है, लेकिन दोस्तों ये पहाड़ जो है ना वो मतलब कि ये पानी जो है ये मतलब कि ना कितने लोगों को दान कर चुका है, लेकिन ये अपने ऊपर कभी गुमान नहीं करता है। यह पाठ ना इसी से संबंधित है दोस्तों।
अगला आपका क्वेश्चन है 18 नंबर कि हुंडरू का जल प्रताप शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या, तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत। इस आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर के निवासी सादगी का अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो हुंडरू का जल प्रताप हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है हुंडरू का जल प्रताप शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया दोस्तों, तो बहुलवादी संस्कृति के प्रति। आंसर आपका मिल जाएगा ये बहुवादी संस्कृति के प्रति, से आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हुंडरू का जल प्रताप किस राज्य में, दोस्तों झारखंड में, मैंने बोला था ना झारखंड। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच प्रकृति की लीला स्थली क्या है, तो हुंडरू का जल प्रताप, याद रखना। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों झरना के एक ओर जंगल रांची में है और एक और का जंगल क्या है हजारीबाग में। आंसर याद रखना, ठीक है ना। तो मैंने 5 तक कंप्लीट किया। अब दोस्तों 5 से 10 कंप्लीट करूंगा। आपको ना 4 वीडियो में पूरा आपका खत्म हो जाएगा। 4 वीडियो में आपका पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग को याद रखना है। एक लड़के का फ़ोन आ रहा है, थोड़ा सा मैं उससे बात कर लूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, इसका PDF ताकि आप लोगों को दे दे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, ओके।